बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, मैं तुझको बता रही हूँ, मैंने अभी शादी नहीं करनी। मुझे बहुत सारा पढ़ना है, कुछ बनना है। तू प्लीज अब्बा को मना कर देना। अम्मा, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज मेरे लिए अब्बा से बात कर, वो मुझे बस 2-4 साल और दे दे। एक मर्तबा मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया तो फिर भले ही मेरी शादी कर दे। उस वक्त तू जहां चाहेगी, जब चाहेगी, मुझे किसी के साथ भी बांध देना। मैं उफ तक नहीं करूंगी, मगर खुदा का वास्ता है अम्मा, अभी के लिए अब्बा को रोक दे। मुझे पता है अब्बा तेरी बात सुनते हैं, वो ये बात भी सुन लेंगे। तू अब्बा को कैसे भी करके मना लेना। तुझे पता है ना, मेरा एक ही ख्वाब है, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। अम्मा, तू जानती है अपने इस ख्वाब के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत तक को छोड़ दिया। तू जानती है ना कि मोहब्बत को छोड़ देना कितना बड़ा दुख होता है, और मैंने ये दुख हंसते हंसते सहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने ख्वाब को पूरा कर सकूं। मैं खुद को कामयाब वकील के तौर पर देखना चाहती हूँ। भले ही पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही केस लड़ूं, मगर लड़ूंगी जरूर। कहते हुए वो अपनी माँ के पैरों में बैठ गई थी और बाकायदा मिन्नत पर उतर आई थी। उसकी माँ उसकी सारी बातें समझ रही थी, मगर वो भी क्या करती, वो भी तो मजबूर थी। उसकी बेटी पढ़ाई के लिए पागल हो गई थी। उसकी मंगनी उसके फुप्पोजाद से हुई थी। उसको बचपन से ही फुप्पो के बेटे के नाम से मंसूब कर दिया गया था। जो जो वक्त गुजरता गया, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। फुप्पो का बेटा बहुत अच्छा था, उसका बहुत ख्याल भी रखता था। वो 22 साल की थी जब उसका निकाह हुआ था। रुखसती उसने मुलतवी करवा दी थी, और यूं 1 साल गुजरा, फिर 2 साल, फिर तीसरे साल उसके फुप्पो ने रुखसती करने पर जोर डाल दिया था। उसने फुप्पो से मजीद कुछ वक्त मांगा था, मगर फुप्पो भी भर गई थी। वही बहू जो फुप्पो को आंख का तारा लगती थी, अब वही बहू फुप्पो की आंखों में खटकने लगी थी। धीरे धीरे फुप्पो ने उसके खिलाफ अपने बेटे के कान भरना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। पहले तो ये झगड़े मामूली नौयत के होते थे, जिनके बाद फौरन वो दोनों आपस में सुलह कर लिया करते थे। लेकिन बाद में झगड़ों की नौयत और नाराजगी की मुद्दत बढ़ती चली गई। उनके रिश्ते में तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी थी। उसका शौहर मुकम्मल अपनी माँ के इशारों पर नाचने लगा था, और वही कुछ कर रहा था जो उसकी माँ चाहती थी। 2 साल यूं ही झगड़ते झगड़ते गुजर गए थे। एक दिन उसकी फुप्पो उसके घर आई और उसके अब्बा से कहा कि या तो हमें अभी शादी की तारीख दो, या फिर हमें बता दो कि हम कोई और फैसला कर लें। तुम लोगों को तो एहसास नहीं है, मगर मेरे बेटी की उम्र निकली जा रही है। अगर तुम्हारी बेटी की मर्जी नहीं है तो साफ साफ बता दो। मेरे बेटे के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, वो भी अब तुम्हारी बेटी को मजीद वक्त नहीं दे सकता। भाई 5 साल गुजर चुके हैं निकाह को, और इसे कितना वक्त चाहिए? इसे इतना ही शौक है पढ़ाई का तो बिठा लो इसे अपनी तमाम उम्र, जितना चाहे घर में बिठा के पढ़ाते रहो, मगर हमें जवाब दे दो। भाई मैं तो अपने बच्चे को फलता फूलता देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी तो शायद मेरे कब्र में उतरने के इंतजार में है। जरताशा ने अपनी फुप्पो की एक एक बात सुन ली थी। उसने उसी वक्त अपने जानने वाले वकील को कॉल की और खुला के पेपर्स बनाने का कहा, और फुप्पो को आकर कह दिया कि वो जिस जगह चाहें अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। ये सच है कि मुझे आपका बेटा बहुत प्यारा है, लेकिन वो अब मेरे ख्वाबों की राह में रुकावट बन रहा है, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरी ख्वाबों की राह में जो भी आएगा, मैं उससे किनारा कशी इख्तियार करना पसंद करूंगी, फिर चाहे सामने वाला मेरा महबूब शौहर ही क्यों ना हो। कहते साथ ही उसने आंखों में आए आंसू को बेदर्दी से पीछे धकेला था और कमरे से बाहर निकल गई थी। पीछे फुप्पो की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई थी। वो यही तो चाहती थी कि वो उसको अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल बाहर फेंके, और इल्जाम भी उन दोनों माँ बेटे पर ना आए, उनके बजाय जरताशा पर आए। फुप्पो ने जरताशा के जाते ही मासूम सी शक्ल बनाई थी और फिर उसके बाप को मुखातिब करके बोली थी, भाई करामत, तुम गवाह रहना, ये रिश्ता तुम्हारी बेटी की वजह से ही टूट रहा है। मैं कोई बाहर की तो ना थी, उसकी फुप्पी थी। अगर आराम सुकून से मुझे कहती तो हो सकता था कि मैंने जहां 4-5 साल इंतजार किया है वहां 2-3 साल और कर लेती और अपने बेटे को भी मना लेती, मगर तुम्हारी बेटी ही हमसे जान छुड़ाना चाहती थी। तभी तो देखो कैसे जरा सी बात को दिल पर ले लिया और रिश्ता तोड़ने का कह दिया। खैर, मैं तो अब चलूंगी, मुझे अपने बेटे को भी संभालना है। न जाने मेरा प्यारा बच्चा इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेगा। वो तो इससे बहुत मोहब्बत करता था। कहते साथ ही फुप्पो ने अब्बा के सामने 2-3 मगरमच्छ के आंसू बहाए थे और फिर घर से निकल गई थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जरताशा ने पेपर्स तैयार करवा लिए थे। उसके वालिदैन उसको रोकते रहे थे, मगर उसका कहना था कि कल को उसने वकील बनना है। अगर आज वो अपना केस नहीं लड़ पाई तो अदालत में कैसे लड़ेगी? और फुप्पो जो अभी से ही उसके शौहर को इस कदर भड़का रही थी, कल को हो सकता था वो फिर से कोई आग लगाकर उसे हमेशा के लिए घर में बिठा ले, तो उस वक्त वो क्या करेगी? वो ऐसे रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रह सकती
जहां माँ बहनों की बातों में आकर शौहर हर मर्तबा ही बीवी को मौरूद इल्जाम ठहराए। उसका शौहर उससे मोहब्बत तो करता था, मगर वो उस पर एतबार करना छोड़ चुका था। ये बात वो अच्छी तरह जान चुकी थी, इसीलिए उसने इस बेबुनियाद रिश्ते को ही खत्म कर देने का फैसला कर लिया था, जो कल को उसके लिए गले का तौक बन जाता। 1 हफ्ते के बाद उसने खुला ले ली थी और इस बंधन से आजाद हो चुकी थी, जो कहने को तो बहुत पाकीज़ा बंधन था, मगर उसकी फुप्पो की साजिशों ने इस बंधन को इस कदर आलूदा कर दिया था कि कभी कभी उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाया करता था। खुला के बाद उसको संभलने में बहुत वक्त लग गया था। वो जितना आसान सोच रही थी, ये सब उतना आसान नहीं था, मगर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था और अपना सारा फोकस पढ़ाई की तरफ कर लिया था। अम्मा अब्बा भी बहुत दिन उससे नाराज रहे थे, मगर आखिर कब तक नाराज रहते। उनकी इकलौती औलाद थी और आखिर जिसको उन्होंने बहुत मिन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया था। अब उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी और उसके माँ बाप उसकी शादी कर देना चाहते थे ताकि अपने फर्ज से सुबुकदोश हो सकें, मगर जरताशा का शादी करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और नौकरी करना चाहती थी। उसके बाद ही उसने शादी के बारे में कुछ सोचना था। पिछले 2 साल से उसके लिए अलग अलग जगह से रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें वो मुसलसल टाल रही थी। वो अपने माँ बाप को कहीं रिश्ते की बात तक न चलाने दे रही थी कि कहीं वो लोग आस में न लग जाएं, मगर अब उसके घर वालों के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। अब वो कोई सब्र नहीं करने वाले थे। कल जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो बैठक में कुछ लोग बैठे हुए थे। वो एक नज़र बैठक पर डालकर बैठक के सामने से गुजरकर अंदर जाने लगी थी, जब उसके अब्बा ने उसे आवाज़ देकर वहीं से अंदर बुला लिया था। चारों नाचार उसे अब्बा के बुलावे पर ना चाहते हुए भी अंदर जाना पड़ा था। वो सलाम करती बैठक में दाखिल हुई और जाकर अपनी अम्मा के पास बैठ गई थी। ख़वातीन कुछ देर तक उससे मुख्तलिफ सवालात पूछती रही थी। उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसने अम्मा से पूछा कि क्या वो चेंज कर सकती है, तो अम्मा ने मुस्कुराकर उसकी बुलाएं लेते हुए उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। अम्मा से इजाज़त मिलते ही उसकी जान में जान आई थी और वो बोतल के जिन की तरह वहां से गायब हुई थी। अपने कमरे में आकर उसने दम लिया था और बजाय चेंज करने के हाथों के नाखून को चबाती कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी थी। उसे शदीद परेशानी हो रही थी कि कहीं अम्मा अब्बा उससे पूछे बगैर ही उन लोगों को कोई जवाब न दे दें। इसीलिए अब उसे बेचैनी से अम्मा की बैठक में आने का इंतजार था। इसलिए जो ही मेहमानों को रवाना करने के बाद उसकी माँ वापस आई तो वो एकदम से अम्मा को पकड़कर कमरे में ले गई थी और अम्मा की मिन्नतें शुरू कर दी थी। मगर इस मर्तबा अम्मा ने भी शायद कसम खा ली थी कि वो मेरी कोई बात नहीं मानेगी। अम्मा ने मुझे कहा कि इस मर्तबा अब्बा को मनाना बेहद मुश्किल है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप उनकी बात मान लो। वो जो भी कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। 30 साल की हो गई हो तुम अब। अगर अब भी कह रही हो कि तुम्हें वक्त चाहिए, तो कल को जब बालों में चांदनी आ जाएगी तो जवाब दो कि कौन ब्याने आएगा तुम्हें। हमें तंग करने की जरा भी जरूरत नहीं है। शाम को ही तुम्हारे अब्बा उनको मुस्बत जवाब दे देंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपना जहन बना लो। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें अपना दूध माफ करूंगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ शाम तक का वक्त है। सोचकर मुझे बता देना, फिर तुम्हारे अब्बा को उन लोगों को भी जवाब देना है। इतना कहते साथ ही अम्मा उठकर कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि पीछे मैं हर मर्तबा अम्मा को मनाकर अपनी तरफ कर लिया करती थी। बाकी अब्बा को मनाने का काम अम्मा का होता था, मगर इस मर्तबा तो अम्मा मुझे शुरू में ही लाल झंडी दिखा गई थी। मेरा ख्याल नहीं था कि इस मर्तबा अम्मा मेरा किसी किस्म का कोई भी साथ देंगी। मेरा दिल चीख चीख कर रोने को कर रहा था। दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दूं, मगर अफसोस कि मैं कुछ भी न कर सकती थी। रात होते ही अब्बा ने उन लोगों को हाँ कर दी थी। अगली सुबह अम्मा ने मुझे उस लड़के की तस्वीर और नंबर दोनों पहुंचा दिए थे। मैंने तस्वीर देखने की जहमत तो न की थी, अलबत्ता वो नंबर मैंने कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल में सेव कर दिया था और फिर उस नंबर पर टेक्स्ट भेज दिए थे, जिनका जवाब मुझे मगरिब के बाद आया था। मैंने दुआ सलाम के बाद अपना तारुफ करवाया और मुद्दे की बात पर आई थी। मैंने उस लड़के बल्कि उस आदमी को अपनी सारी सिचुएशन बता दी थी और उससे कहा कि अगर वो मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दे दे तो उसके बदले में वो जो कहेगा मैं उसकी हर एक बात मानूंगी। वो मर्द राजी हो गया था। मैंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था और फिर अपनी तरफ से भी रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी थी। अगले ही हफ्ते उसके घर वाले आकर मुझे उसकी अंगूठी पहना गए थे। अम्मा लोगों ने रिश्ते की बाबत पूछा तो उन लोगों ने कहा कि अभी उन्हें अपनी बेटियों की शादियां करनी है, इसीलिए बेटे की शादी वो 2 साल बाद ही करेंगे। पता नहीं वो लोग सच कह रहे थे या नहीं, मगर मैं जानती थी कि ये 2 साल का गैप मेरे ही कहने पर लिया गया था। दूसरी तरफ पप्पो दूसरे रोज ही रोती हुई हमारे घर पहुंची और मुझे बद्दुआएं देती हुई कहने लगी, क्योंकि उनकी बहू ने उन्हें दिन रात तिगनी का नाच नचाया हुआ था
शादी को 3 साल हो गए थे, मगर अभी तक एक मर्तबा भी उसका पांव भारी नहीं हुआ था, क्योंकि वो मॉडर्न जहन की लड़की थी और इतनी जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। इस बात पर उन तीनों माँ बेटा और बहू की सुबह शाम लड़ाइयां होती थी, जो पूरा मोहल्ला देखता था। फुप्पो को लगता था कि मैंने उनकी बहू को नजर लगाई है, इसीलिए वो ऐसी हो गई है। मगर अब फुप्पो को कौन बताता कि मैंने तो आज तक उनकी बहू देखी ही न थी, और न ही मुझे उसे देखने का कोई शौक था। खैर, वक्त गुजरता चला गया और 2 साल पलक झपकते गुजर गए थे। आज मेरा पहला केस था और मेरा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दुश्मन जान की जौजा, मेरे साबिका शौहर की बीवी और मेरी फुप्पो की बहू थी, जिस पर फुप्पो के बेटे ने केस दायर किया था कि उसकी बीवी उसकी मां को मारती थी और कई दिन तक खाना पीना बंद रखती थी और उसकी मां से घर के सारे काम करवाने के साथ साथ फिर अपने पैर भी दबाती थी। उसके इस कदर जालिमाना तशद्दुद की वजह से आज उसकी मां अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। फुप्पो पिछले 6 महीने से कोमा में थी और डॉक्टर ने उनके लिए जवाब दे दिया था कि वो किसी भी वक्त मर सकती है, क्योंकि अब वो खुद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उन पर इस कदर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया था कि उन्हें जिंदगी से नफरत हो गई थी। वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। अपनी मां को उस हालत में देखकर बीवी का दुमछल्ला बनकर घूमने वाले मेरे साबिका शौहर ने बीवी के खिलाफ FIR कटवा दी थी। उसकी बीवी ने मुझे अपना वकील चुना था। उसे लग रहा था कि शायद मैं अपने साबिका शौहर से बदला लेने के लिए उसको फंसा दूंगी, मगर उसका यह ख्याल सरासर गलत था। मैंने उसका केस अपने हाथ में तो ले लिया था, मगर उसको जितवाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साबिका शौहर को जिताने के लिए, क्योंकि इस बात से मैं भी बाखबर थी कि उसकी बीवी ने फुप्पो के साथ इंतहाई बेरहमाना सुलूक किया था। अभी कल ही तो मैं अस्पताल में फुप्पो को देखकर आई थी, जिनको देखकर मैं शजदा रह गई थी। फुप्पो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। अदालत की कार्रवाई शुरू की गई और पहले ही सुनवाई में थोड़ी देर की बहसो मुबाहिसे के बाद अदालत ने मेरे साबिका शौहर के हक में फैसला सुना दिया था और उसकी बीवी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अगर मेरी फुप्पो मर जाती है तो उसकी सजा में तौसी कर दी जाएगी। गो कि मैं अपना पहला केस हार चुकी थी, मगर इंसानियत और सच्चाई की जीत हुई थी। मेरे साबिका शौहर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा था। उसको लगता था कि उसने मेरी नाकदरी की थी, इसीलिए उसको ये सजा मिली। मगर मैंने उससे कहा कि उसकी किस्मत में ही ऐसा लिखा था। मैंने कोट उतार कर हाथ में रखा था और अदालत से बाहर आई थी, जहां सामने ही मेरा मंगेतर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। मैंने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी थी। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत और हैंडसम मर्द था। उसके पास जाकर मैंने सलाम दुआ की। मुझे उसकी अदालत से बाहर मौजूदगी पर हैरत हुई थी। मैंने उससे पूछा कि आप यहां कैसे? तो उसने कहा, कहीं बैठकर बात करते हैं, अगर मुनासिब लगे तो। मेरा सर इस बात में हिलते देख उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। मेरे बैठने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और फिर घूमकर अपनी तरफ आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी थी और मुझे लिए अंदर दाखिल हुआ था। खाने का ऑर्डर देने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मुझे कहने लगा, मुबारक हो। मैंने हैरान होते हुए पूछा, किस लिए? तो वो कहने लगा, आपने बहुत फेयरली अपना केस लड़ा है। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, केस बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर था। मेरे अलावा अगर कोई और भी लड़ता तो वो भी ऐसा ही करता। मेरी बात सुनकर वो जरा सा मुस्कुराया था और बोला, आप बहुत भूली हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर इस केस को इतना गंदा कर देता कि समझना ही मुश्किल हो जाता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन आपने सच का साथ दिया। आपको पता था कि सच का साथ देने से आप ये केस हार जाएंगी, फिर भी आप सच्चाई की तरफ तारी रही। मुझे आप जैसे हमसफर का साथ मुयस्सर होने पर बेहद खुशी है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल ये कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उसका जवाब ये है कि मेरे घर वाले डेट पक्की करने आपके घर आना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपसे इजाज़त ले लूँ, कहीं आपको कोई एतराज़ ना हो। ये ना हो कि मैं शेरवानी पहनकर आपको लेने आऊँ और आप काला कोट पहनकर अदालत खड़ी कर दें कि मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आए हो। कहते साथ ही मेरा मंगेतर हंस पड़ा था। मैंने अपना सर झुका लिया था और उसको अपनी रजामंदी दे दी थी। उसी के तीसरे दिन उसके माँ बाप आए और 1.5 महीने बाद की तारीख पक्की करके चले गए। ठीक 1.5 महीने बाद मेरा मंगेतर पूरे अरमानों और चाव के साथ मुझे ब्याहने आ गया था और मैं भी खुशी खुशी उसके संग रुखसत हो गई थी। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरी सास, मेरे ससुर, एक जेठ और एक जेठानी थे और एक मेरे शौहर की ताया की बेटी थी जो यतीम थी और 25 साल की थी। मेरे शौहर की 2 ही बहनें थीं और दोनों अपने घर की हो चुकी थी। ताया की बेटी शाइस्ता का भी निकाह हो चुका था। उसका शौहर बैरून मुल्क में मुकीम था और उसे रुखसत होकर
सीधा अपने शौहर के पास स्वीडन जाना था। आजकल उसका पेपर वर्क हो रहा था, बस उसी के मुकम्मल होने की देर थी। जैसे ही वो मुकम्मल होता उसकी रुखसती भी कर दी जानी थी। बहरहाल मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी और सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। शाइस्ता से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझे ताशा भाभी कहते न थकती थी। मेरा भी फारिग वक्त उसके साथ बहुत अच्छा गुजरता था। मेरे शौहर और ससुराल वालों ने मुझे जॉब करने से मना नहीं किया था। उनका कहना था कि वैसे तो उनके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी खुशी से चाहूं तो अपना काम कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था। मैं अल्लाह के बाद उन सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार थी। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर गया था और ये 2 साल इंतहा के अच्छे गुजरे थे, लेकिन अब लगता था कि जैसे मेरा इम्तहान शुरू होने वाला था। ये तीसरा साल मेरे लिए जाने क्या क्या तूफान लेकर आया था। एक दिन शाम के वक्त मैं लॉन में बैठी हुई थी। शाइस्ता भी मेरे हमराही थी। जब मेरी सास मेरे पास आई और शाइस्ता को बोला, तुम जाओ मुलाजमा से अच्छी सी चाय बनवा कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी भाभी से बात कर लूं। मुझे तुम्हारी भाभी से बहुत जरूरी बात करनी है। शाइस्ता सर इस बात में हिलाते हुए उठकर अंदर की जाने पड़ गई थी। जब मेरी सास मेरे पास बैठते हुए गोया हुई थी, मेरी सास ने कहा कि अगर तुम दोनों मुनासिब समझो तो अब तुम दोनों को अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 साल का अरसा काफी होता है। मैंने सास की बात सुनकर हैरानगी से सास की तरफ देखा था। मेरी सास को लग रहा था कि हमने अभी तक फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मैंने अपनी सास की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपनी तरफ से कोई देर नहीं कर रहे, मगर शायद अल्लाह की तरफ से कोई देर है। इतनी देर में शाइस्ता भी चाय लेकर आ गई थी। मेरी सास ने मुझे एक डॉक्टर का पता बताया और कहा कि आज शाम मैं अपने शौहर को लेकर उसके पास चली जाऊं और टेस्ट करवा लूं। मैंने डॉक्टर का पता व्हाट्सएप पर शाइस्ता की चैट पर भेजकर महफूज कर लिया था और फिर शाम को अपने शौहर के साथ जाकर टेस्ट भी करवाई थी। रिपोर्टें अगली शाम आनी थी। अब मुझे बेचैनी से अपनी रिपोर्टों का इंतजार था। मैं नहीं जानती थी कि जो खबर मुझे मिलने वाली थी वो मेरी सारी दुनिया अंधेर कर देगी। अगली शाम जब मेरा शौहर रिपोर्टें लेकर आया तो उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था, जिसे देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स मेरे हवाले कर दी थी। मैंने जैसे ही रिपोर्ट्स पढ़ी, एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मैंने बेसाख्ता पास खड़ी शाइस्ता का सहारा लिया था और शशदर नजरों से सामने खड़े अपने शौहर को देखने लगी थी। मैंने कई मरतबा अपनी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी, मगर उन पर लिखी तहरीर न बदली थी। मैं बांझ थी और कभी भी मां नहीं बन सकती थी। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी। मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा ससुराल वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब सब लोग मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। सास मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा देगी और मेरा शौहर मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ था। सबका रवैया मेरे साथ पहले जैसा ही था। मैं तो रोने धोने बैठ गई थी जब मेरी सास और मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है, ये सब अल्लाह की मर्जी है। औलाद मर्द के नसीब से होती है। शायद मेरे बेटे के नसीब में अल्लाह ने औलाद लिखी ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारी खुशी के लिए कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मुझे अपने ससुराल वालों पर अश्क आया था। उनकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे 3 लफ्ज बोलकर घर से बाहर निकाल देता, मगर मेरा शौहर मुझे लेकर अगली ही सुबह एक यतीम खाने गया था और वहां से हमने एक नौमौलूद बच्चा अडॉप्ट कर लिया था, जिसका नाम हमने तहसीन रखा था। वक्त गुजरता गया, मेरी जिंदगी खूबसूरत गुजर रही थी, मगर कहीं ना कहीं मुझे अपनी सूनी गोद बहुत सताती थी। मैं दिन रात मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से अपनी गोद हरी करने की दुआएं मांगा करती थी। 11 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक मैं बांझ थी। मेरी जिठानी के 4 बच्चे हो चुके थे। मैं तहसीन को ही अपना सब कुछ मानकर उससे दिल बहलाए रखती थी। अलबत्ता शाइस्ता के साथ बहुत बुरा हुआ था। पहले तो 6 से 7 साल तक उसके पेपर्स बार बार रिजेक्ट होते रहे थे। मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके पेपर्स एक्सेप्ट हुए तो एन फ्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर उसके पेपर्स में फिर से कोई गड़बड़ आ गई और उसके पेपर्स फिर से रिजेक्ट हो गए। उस दिन एयरपोर्ट से घर आकर वो बहुत ज्यादा रोई थी, मगर हम सब ने उसे संभाल लिया था। एक मरतबा फिर से उसके पेपर्स बनवाने लगे थे। इस मरतबा भी उसके पेपर्स की क्लियरेंस में 4 साल लगे थे, मगर इस मरतबा सारा काम मेरे शौहर ने अपने हाथों में लिया हुआ था। 2 दिन के बाद उसकी फ्लाइट थी। मैं अपने शौहर के साथ उसके लिए कुछ तहफ लेने गई हुई थी। जब वापस आई तो घर में शोर पड़ा हुआ था। शाइस्ता ने फिर से एक मुलाजिम को काम से निकाल दिया था। न जाने उसकी मुलाजमों के साथ ऐसी कौन सी अनबन थी जो वो किसी को टिकने ही न देती थी। मैंने तासुब से सर हिलाया था। ये कोई नई बात तो ना थी। मेरे शौहर ने कहा वो कल तक नए मुलाजिम का इंतजाम कर देगा, और ऐसा ही हुआ था। मगर इस मरतबा मेरा शौहर बूढ़ा नौकर लेकर आया था। मैं शाम के वक्त अपने कमरे में थी जब वो मुलाजिम जूस देने के बहाने मेरे कमरे में आया और मुझे कागज देते हुए कहा
इसमें मौजूद बाल को अपने पेट पर बांध लो, तुम हामला हो जाओगी। मैंने बाल रख लिया और इस बात को मजाक ही समझा, लेकिन फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, अल्लाह की कुदरत निराली है। यही सोचते हुए मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर उस बाल को फूंक कर उसे अपनी कमर से बांध लिया। अगली सुबह शाइस्ता भी हम सबको छोड़कर रवाना हो गई थी। जिंदगी एक तसलसल में चल रही थी। हलचल तो तब मची जब मुझे अपने हामला होने की खबर मिली। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। 9 महीने बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो उसे देखते ही मेरी चीखें निकल पड़ी थी, लेकिन ये चीखें खौफ या अफसोस की नहीं बल्कि खुशी की चीखें थी। मेरा बेटा बिल्कुल मेरे शौहर जैसा था। यह अल्लाह की तरफ से मुआवजा हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था जिसने इतने सालों बाद मेरी दुआएं सुन ली थी। हम बच्चे को लेकर घर आ गए तो सब मुलाजिम हमारे इस्तकबाल में खड़े थे। सबने हमें मुबारकबाद दी। मैं अपना बच्चा लिए उस बूढ़े मुलाजिम के पास आई थी। उसका भी शुक्रिया अदा किया था। जब उसने कहा कि मैं उसे गुनहगार कर रही हूं, उसने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि हकीकत ये थी कि मैं कभी बांझ थी ही नहीं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुई थी। वहीं सब घरवाले भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। तभी उसके अगले अमल से अब हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने मुंह से दाढ़ी, मूछें और नकली बाल उतार डाले थे। ये तो वही मुलाजिम था जिसको 9 महीने पहले शाइस्ता ने निकाल दिया था। यह हमारे घर का वाहिद पुराना मुलाजिम रह गया था, मगर वो भेस बदल कर क्यों रह रहा था, ये बात कुछ समझ न आई थी। तभी उसने हकीकत बतानी शुरू की थी, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हकीकत ये थी कि मैं कभी बांझ थी ही नहीं। ये सब फसाद फैलाने वाली शाइस्ता थी, जिसका रिश्ता मेरे शौहर से तय हुआ था, मगर मेरे शौहर ने उसकी कम उम्री के बायस उससे रिश्ता तोड़ दिया था। वो उसे अपनी बहन समझता था, मगर ये बात बुरी तरह से शाइस्ता के दिल को लगी थी। उसने दिल में बदला लेने की ठान ली थी। जब भी उस दिन जब मैं टेस्ट करवा कर वापस आई तो उसने जाकर मेरी रिपोर्ट्स बदलवा दी थी और मुझे बांझ बना दिया था। उसने सोचा था कि मेरे शौहर मुझे तलाक दे देगा, मगर ऐसा ना हुआ था। फिर वो 11 साल तक मुझे वो दवाएं खिलाती रही थी जिनसे मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊं, और हम सब ये समझते रहे कि मैं बांझ हूं। यही वजह थी कि जब उसकी हकीकत किसी मुलाजिम पर खुलती तो वो उसको काम से निकाल देती और खुद भी जानबूझकर अपने पेपर वर्क में गड़बड़ करती थी। सारी हकीकत जानकर हम हक तक से खड़े थे। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाइस्ता ऐसा भी कर सकती थी। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उसके शौहर को कॉल करके उसकी सारी हकीकत बता दूं, लेकिन फिर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज होती है, इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। शाइस्ता के साथ भी यही हुआ था। पहले बच्चे की पैदाइश पर उसे काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, जिससे न सिर्फ उसका बच्चा पेट में ही मर गया था, बल्कि इन्फेक्शन फैलने की वजह से डॉक्टरों ने उसकी यूट्रस भी रिमूव कर दी थी। अब वो कभी मां नहीं बन सकती थी। उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो अपनी सौतन की मुलाजमा बन के रह गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।